Hello everyone, I am Manisha Vaid, PGT History from Kendriya Vidyalaya number 1 Riva. Today I am going to start theme 8 Peasants, Jamidar and State of Themes in Indian History Part 2 book. In this video, we will know about the agrarian society of Mughal Empire. During the 16th and 17th centuries, about 85% of the population of India lived in its villages. Both peasants and landed elites were involved in agricultural production. At the same time, agencies from outside also entered into rural world. Most important among there was Mughal states. 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान लगभग 85% लोग गांव में रहते थे और उसमें छोटे किसान और समृद्ध किसान दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। इनके बीच में सहयोग, संघर्ष, सभी प्रकार के रिश्ते बने हुए थे। कई बाहरी ताकतें भी इस ग्रामीण दुनिया में आईं, जिसमें से मुगल राज्य महत्वपूर्ण था। उसकी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। राज्य के विभिन्न अधिकारी राजस्व निर्धारित करने, वसूली करने और हिसाब रखने, इन तरीकों से ग्रामीण समाज पर काबू करने की कोशिश करते थे और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए, इसके इंतजाम करते थे। चूँकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थीं, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार इनके गांव से घनिष्ठ संबंध बन गए। बेसिक यूनिट ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी इज विलेज। खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें किसान रहते थे। दे वेयर टिलिंग द सॉइल, सोइंग सीड्स, हार्वेस्टिंग, प्रोडक्शन ऑफ एग्रो बेस्ड गुड्स सच एंड शुगर एंड ऑयल। वो ज़मीन की जुताई करते थे, बीज बोते थे, फसल पकने पर काटते थे और कृषि आधारित वस्तुओं का जैसे चीनी और तेल का उत्पादन करते थे। डिफरेंट लैंड टाइप्स के हिसाब से डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी होती थी। सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे खेतों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे, जैसे कि सूखी ज़मीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके, जहाँ पर खेती नहीं हो सकती थी उपजाऊ ज़मीनों की तरह से, लेकिन यहाँ पर भी जीवन निर्वाह के लिए कोई ना कोई तरीके लोग निकाल ही लेते थे। कृषि समाज के इतिहास को पुनर्निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। इनमें से 16 और 17 सेंचुरी के एग्रीकल्चर हिस्ट्री को समझने के लिए मेन सोर्सेस हैं हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जो मुगल कोर्ट के सुपरविजन में लिखे गए। इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आईन अकबरी, जिसे अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल ने लिखा है। सरकार के अधिकारियों और ग्रामीणों तथा जमींदारों के बीच जो संबंध थे, उनका लेखा जोखा बड़ी सावधानी से इस ग्रंथ में किया गया है। आइन का मेन पर्पज अकबर के एम्पायर का एक ऐसा मैप दिखाना है जिसमें रूलिंग क्लास सोशल हार्मोनी मेंटेन करके रखता है। मुगल राज्य के खिलाफ कोई भी बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। इसके साथ साथ हमें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से भी 17 और 18 सेंचुरी के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये सभी सोर्सेस किसान, जमींदार और राज्य के बीच झगड़ों को बताते हैं और इन सोर्सेस से हमें ये भी समझने में मदद मिलती है कि पीजेंट्स स्टेट को किस व्यू से देखते हैं और किस प्रकार के जस्टिस की उन्हें उम्मीद होती है। पीजेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए गए हैं। इंडो पर्शियन सोर्सेस में, भारतीय फारसी स्रोत में आमतौर पर किसानों को रैयत या मुजरियान शब्द का यूज़ किया गया है। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं।
17वीं सेंचुरी के सोर्सेस में किसानों के दो प्रकार मिलते हैं, खुद काश्त और पाही काश्त। काश्त का मतलब होता है जो काश्तकारी करते हैं, अपने खेतों में किसानी करते हैं। खुद काश्त का अर्थ है कि जो अपने खेतों में अपनी ज़मीन में खेती करते हैं, और पाही काश्त जो दूसरे गांव से ठेकी पर खेती करने आते थे। कभी अपनी मर्जी से पाही काश्त बनते थे और कभी मजबूरी में, जैसे अकाल या भुखमरी के समय। इस चित्र में देखिए, एक खुद काश्त एक किसान अपनी ही ज़मीन पर जुताई कर रहा है, और दूसरे पिक्चर में धान के खेत में बहुत सारे मजदूर, या हम कहें वो भूमिहीन किसान, उस पर धान रोपने का कार्य कर रहे हैं। पोसेशंस ऑफ पीजेंट्स। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा होता था। ज़्यादातर के पास इनसे भी कम होता था। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किसानों की हैसियत का अंदाज़ा इस प्रकार लगाया जा सकता है, जैसे गुजरात में जिसके पास 6 एकड़ ज़मीन थी उसको भी समृद्धशाली कहा गया है। बंगाल में देखा जाए तो 5 एकड़ वाले ज़मीन की हैसियत रखने वाले किसान को औसत किसान कहा गया है, और 10 एकड़ की ज़मीन वाले को एक धनी आसामी कहा गया है। खेती इंडिविजुअल ओनरशिप के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। 3 फैक्टर्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के विकास के लिए कई कारकों का होना जरूरी है, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण हैं। अगर ये ना हो तो खेती करना भी मुश्किल हो जाता है। एबंडेंस ऑफ लैंड, ज़मीन की बहुतायत। अवेलेबल ऑफ लेबर, किसानों मजदूरों की मौजूदगी। मोबिलिटी ऑफ पीजेंट्स, किसानों की गतिशीलता। अगर लैंड ना हो तो खेती संभव नहीं है। अगर मजदूर ना हो तो फिर खाली ज़मीन पर खेती कौन करेगा। और अगर किसान की गतिशीलता, अगर किसान एक्टिव ना हो तो भी खेती संभव नहीं है। इन 3 फैक्टर्स के कारण कृषि का लगातार विस्तार हुआ। खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए डेली नीड्स की ज़रूरतें जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ पर राइस की खेती होती थी, जहाँ पर कम बारिश होती थी वहाँ गेहूँ और ज्वार बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। मानसून वाज द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी था। जैसा पहले था वैसा आज भी खेती ज़्यादातर मानसून पर निर्भर होती है, लेकिन फिर भी समय समय पर सिंचाई के कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है। मुगल काल में भी सिंचाई के जो कृत्रिम साधन उपयोग किए जाते हैं उनका बाबरनामा में वर्णन किया गया है। बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ है। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है। लाहौर और दीपालपुर दोनों जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। आगरा, चांदवर और बयाना, इन इलाकों में लोग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी, जैसे कि कई जगह नई नहरें बनाई गई, कई जगह पुरानी नहरों की मरम्मत कराई गई, जैसे पंजाब में शाह नहर। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी का यूज़ भी लोगों ने अपने समझ के अनुसार किया। वैसे तो खेती मेहनत का काम था, लेकिन ऐसी कई तकनीकों का यूज़ किया गया जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी, जैसे लकड़ी का एक हल, एक ड्रिल जो बीज बोने के काम आती थी। इसके साथ ही मिट्टी की गुड़ाई और निराई के लिए लकड़ी के मुठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। ये देखिए पर्शियन व्हील है। इस पर्शियन व्हील में रस्सी के 2 गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे लकड़ी के गुटके लगाते हैं। इन लकड़ी के गुटकों पर घड़े बांध देते हैं। लकड़ी के गुटकों और घड़ों से बंधी रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है। पहिए की धुरी पर एक और पहिया, इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है। इस पहिए के दांत
और पास के दूसरे पहिए के दांतों को जकड़ लेते हैं और इस तरह घड़ों वाला पहिया घूमने लगता है। घड़ों से जहाँ पानी गिरता है वहाँ एक सकरा नाला खोद दिया जाता है और इस तरीके से हर जगह पानी पहुँचाया जाता है। इस चित्र में बकेट्स और कैनाल्स के माध्यम से सिंचाई हो रही है। यहाँ पर देखिए, लोग अपने खेतों में मिट्टी की गुड़ाई कर रहे हैं, बैलों से जुताई हो रही है और खेत में अन्य कार्य किए जा रहे हैं। 16 और 17 सेंचुरी में कृषि उत्पादन किस प्रकार होता था, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। के दो प्रमुख चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ, दूसरी रबी। यानी सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थीं। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थीं। आइन हमें बताती है कि मुगल प्रांत आगरा में 39 टाइप्स की फसलें उगाई जाती थीं। दिल्ली में 43 टाइप्स की फसल 2 सीजन्स में उगाई जाती थी और बंगाल में अकेले चावल की 50 वैरायटीज़ थी। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया गया, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। अक्सर हमें जिनसे कामिल, सर्वोत्तम फसलों जैसे शब्द भी मिलते हैं। मुगल राज्य भी इन फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था क्योंकि इनसे टैक्स ज़्यादा मिलता था। इनमें से प्रमुख हैं शुगर केन, गन्ना, कॉटन, कपास, ऑयल सीड्स, तिलहन, लेंटिल्स, दलहन। ये नगदी फसलें भी कहलाती हैं। लेंटिल्स, शुगर केन स्टिक, ऑयल सीड्स, कॉटन, कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिनसे कामिल थीं। 17वीं शताब्दी के दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। जैसे मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से आईं। इसी प्रकार पाइनएप्पल और पपाया जैसे फ्रूट्स भी आए। मेज एंड पपाया। इस वीडियो में डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम आपको लिखवा रहे हैं, जिनको आप नोट करते जाइए, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। Why did the revenue officials of the Mughal Empire try to control the agrarian society? मुगल साम्राज्य के राजस्व अधिकारी कृषि समाज पर नियंत्रण करने की कोशिश क्यों करते थे? Who were the खुद काश्त एंड पाही काश्त? खुद काश्त और पाही काश्त कौन थे? Name the two techniques based on animal power that expanded agriculture during the Mughal times. ऐसी 2 तकनीकों को बताइए जो पशुबल पर आधारित हैं। What does जिनसे कामिल मीन? जिनसे कामिल का अर्थ क्या है? Why did the Mughal rule encourage it? मुगल शासन ने इनको बढ़ावा क्यों दिया? Mention the major crop of Western India during the 17th century. 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी भारत की प्रमुख फसल कौन थी? हाउ डिड इट कम टू इंडिया? वो भारत कैसे आई?
What was the basic unit of agricultural society? Which of the following crops were introduced into India via Africa and Spain? कृषि समाज की बुनियादी इकाई क्या है? कौन सी फसल अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से भारत आई? Who was the author of आईने अकबरी? आईने अकबरी का लेखक कौन था? Which of the following crops were considered as जिनसे कामिल? You can write name of 4 crops. जिनसे कामिल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? How was agriculture organized around 2 major cycles during the 16th and 17th century? Was it only for subsistence or otherwise? Explain. 16वीं और 17वीं सदी के दौरान 2 प्रमुख मौसम चक्रों के दौरान किस प्रकार कृषि की जाती थी? क्या यह सिर्फ निर्वाह के लिए थी या और कुछ? इसकी व्याख्या कीजिए। Thanks. Next topic, the village community in theme 8 part 2. You can watch this video in part 2.